नमस्कार। मैं डॉक्टर कविता मीणा, सहायक आचार्य हिंदी। बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि कोरोना महामारी के इस कठिन समय में आप सभी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे होंगे और घर पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज हम बात करेंगे द्विवेदी युगीन हिंदी काव्य के बारे में। आप सभी जानते हैं कि आधुनिक हिंदी काव्य धारा को कुछ चरणों में विभक्त किया गया है, जिसमें जो दूसरा चरण है वो द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। प्रथम चरण भारतेंदु युग, उसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे द्विवेदी युगीन हिंदी काव्य धारा के बारे में। समय की दृष्टि से अगर देखिए बच्चों, तो सन 1900 से लेकर 1918 या फिर कुछ विद्वान जो है 1920 तक इसकी अवधि मानते हैं। तो सन 1900 से लेकर 1918 के मध्य की जो कविता है वो द्विवेदी युगीन हिंदी काव्य के नाम से जानी जाती है। द्विवेदी युग इस समय को क्यों कहा गया? क्योंकि इस समय जो है प्रमुख जो साहित्य चिंतक थे वो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, और उन्हीं के जो व्यक्तित्व को केंद्र में रखकर इस युग को द्विवेदी युग नाम दिया गया है। महावीर प्रसाद द्विवेदी बच्चों एक ऐसे चिंतक थे, एक ऐसे विचारक थे, दिशा निर्देशक थे, चिंतक थे, नियामक के रूप में हमारे सामने आते हैं, जिनकी प्रेरणा से हिंदी के अनेक ऐसे कवि इस समय हमारे सामने आए जो उनके आदर्शों को लेकर आगे बढ़े। उनकी विचारधारा का पल्लवन करते हुए इन कवियों ने एक और नवीन काव्य धारा का श्री गणेश किया। तो पुरानी जो काव्य प्रवृत्तियां चली आ रही थी उससे हिंदी कविता को मुक्त भी किया। तो खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने के पीछे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। इसीलिए बच्चों देखिए, इस गरिमा मंडित व्यक्तित्व को ध्यान में रखते हुए, इसको केंद्र में रखते हुए जो है वो इस समय को द्विवेदी युग कहा गया। अब अगर हम बात करें कि इस युग का हिंदी काव्य धारा में क्या महत्व है, तो देखिए अभी मैं आपको बताया था कि खड़ी बोली हिंदी को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करना इस समय की, इस युग की सबसे महत्वपूर्ण देन कही जा सकती है। 1903 में देखिए बच्चों, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन भार संभाला था, और इस पत्रिका में ऐसे लेख प्रकाशित होते थे जिससे नव जागरण की लहर को प्रसारित करने का बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया था। इस युग में राष्ट्रीय चेतना, सामाजिक जागृति और नैतिक मूल्यों पर बल देते हुए रचनाकारों ने अपनी रचनाओं से जन मन को देश हित में कार्य करने के लिए प्रेरित किया। और जिस राष्ट्रीय भावना का उदय, या कह सकते हैं कि जिस राष्ट्रीय भावना की शुरुआत जो है वो भारतेंदु युग में हुई थी, उसका पल्लवित और विकसित रूप जो है वो द्विवेदी काल में हमें दिखाई देता है। साथ ही साथ बच्चों देखिए, इस समय ऐसे महत्वपूर्ण रचनाकार, हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हमारे इस युग की देन है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, माखनलाल चतुर्वेदी, मैथिली शरण गुप्त, बालकृष्ण शर्मा नवीन, राम नरेश त्रिपाठी, ये ऐसे महत्वपूर्ण कवि हैं जो इस समय हुए और जिनका काव्य हिंदी साहित्य में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। खासकर अगर हम बात करें मैथिली शरण गुप्त जी की, उनकी रचना भारत भारती और साकेत बहुत ही प्रसिद्ध जो काव्य रहे हैं, और हिंदी काव्य को समृद्ध करने में इन कवियों की रचनाओं का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है। तो महत्व की दृष्टि से अगर हम बात करें तो द्विवेदी युग का जो है महत्व स्वतः सिद्ध हो जाता है। ऐसे यशस्वी रचनाकार इस समय हुए और उन्होंने इतने महत्वपूर्ण साहित्य की, काव्य की जो है रचना इस समय की गई। बच्चों, अगर हम बात करें कि कौन कौन सी काव्य प्रवृत्तियाँ इस समय हमें दिखाई देती है, उस पर शुरुआत करने से पहले देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि भारतेंदु युग और द्विवेदी युग, इन दोनों कालखंडों की परिस्थितियों में बच्चों बहुत अधिक जो है वो अंतर हमें नज़र नहीं आता है। जैसी राजनीतिक माहौल भारतेंदु युग में था, उसी तरह का जो है राजनीतिक माहौल द्विवेदी युग में भी दिखाई देता है। आप सभी जानते हैं कि हमारा देश परतंत्र था, ब्रिटिश शासन हमारे देश पर था, और अंग्रेज जो शासक थे उसके खिलाफ जो है जनता में असंतोष उत्पन्न हो रहा था, विद्रोह का स्वर जो है वो उस समय दिखाई दे रहा था। तो कहने का मतलब है कि राजनीतिक माहौल और सामाजिक जो रूप है, वो परिस्थितियां जो थी वो बिल्कुल भारतेंदु काल और द्विवेदी युग में बहुत अधिक जो है वो अंतर नज़र नहीं आता है। लगभग एक जैसी परिस्थितियां थी, और यही कारण है कि जब हम काव्य प्रवृत्तियों का भी अध्ययन करते हैं तो भारतेंदु युग और द्विवेदी युग की
कई ऐसी प्रवृत्तियां हैं जिनमें समानता परिलक्षित होती है, यानी एक जैसी वो काव्य प्रवृत्तियां हमें दिखाई देती है। हाँ, कुछ ऐसी काव्य प्रवृत्तियां हैं जो द्विवेदी युग में ही दिखाई दी थी, इससे पहले भारतेंदु युग में वो दिखाई नहीं दी थी, लेकिन बहुत अधिक जो है काव्य प्रवृत्तियां वो मेल खाती है दोनों कालखंडों में। जैसे कि राष्ट्रीयता की भावना, जिस राष्ट्रीय भावना का शुरुआत जो है वो भारतेंदु युग से हुई, उस राष्ट्रीय भावना का विकसित रूप जो है वो हमें इस युग के काव्य में दिखाई देता है। तो राष्ट्रीयता की भावना बच्चों इस समय की प्रमुख काव्य प्रवृत्ति थी। इस समय जो रचनाकार हुए, देखिए उन्होंने देश प्रेम, अतीत गौरव और स्वदेश अभिमान से संबंधित रचनाएं उन्होंने लिखी। जो राजनीतिक जो चेतना है और जो सांस्कृतिक पुनरुत्थान है, उसका परिणाम कह लीजिए कि द्विवेदी युग में जो है वो राष्ट्रीयता की जो भावधारा थी वो प्रमुख बन पड़ी थी। तत्कालीन जो कविता का मुख्य स्वर भी राष्ट्रीयता ही है, और इस युग के प्राय सभी कवियों ने देशभक्तिपूर्ण कविताओं का रचना की और पराधीनता को उन्होंने सबसे बड़ा अभिशाप बताया। जनमानस में देखिए स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए वो क्रांति की भावना भरना चाहते थे, आत्मोत्सर्ग की प्रेरणा देना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने देशभक्ति से परिपूर्ण रचनाएं उस समय लिखी। अगर हम भारत भारती की बात करें, जो कि मैथिली शरण गुप्त की रचना है, यह बहुत ही सर्वश्रेष्ठ और देश प्रेम से, या कह सकते हैं कि राष्ट्रीय चेतना से परिपूर्ण कृति है। इसमें देखिए बच्चों, मैथिली शरण गुप्त ने अतीत का गौरवगान तो किया ही, साथ ही देखिए किस तरह से वो अन्य देशों की अपेक्षा भारतवर्ष की जो श्रेष्ठता है उसको किस तरह से सिद्ध करते हैं। ये पंक्तियां देखिए कि भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ। वो लिखते हैं कि भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिरि हिमालय और गंगा जल जहाँ। संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका की जो ऋषि भूमि है वह कौन, भारतवर्ष है। तो देखिए किस तरह से हमारे देश का गौरव उन्होंने सिद्ध किया है। इसके अलावा देखिए बच्चों, इस समय नाथूराम शर्मा शंकर ये भी बहुत महत्वपूर्ण रचनाकार हुए थे, और उन्होंने भी देखिए देशभक्ति से परिपूर्ण रचना की। उनकी एक कविता बलिदान गान, उसकी कुछ पंक्तियां मैं आपके सामने दोहरा रही हूँ। देखिए किस तरह से उन्होंने जनमानस में एक नई प्रेरणा का संचार किया। राष्ट्रीयता की भावना देखिए वो किस तरह से पैदा कर रहे हैं कि देशभक्त वीरों, उन्होंने लिखा कि देशभक्त वीरों मरने से नेक नहीं डरना होगा, देशभक्त वीरों मरने से नेक नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा। तो इस तरह से देखिए ओजस्वी हुंकार जो है वो इस समय के रचनाकारों की रचनाओं में हमें दिखाई देती है। तो राष्ट्रीयता इस समय की प्रमुख काव्य प्रवृत्ति के रूप में हमारे सामने आती है। दूसरी जो विशेषता है वो है सामान्य मानवता। ये इसका मतलब ये है कि बच्चों इस समय से पहले की जो हिंदी कविता थी उसमें देखिए ईश्वर, राजा, सामंत, योद्धा, इन सभी को जो है वो नायक और नायिका का स्थान मिला हुआ था काव्य में। लेकिन इस युग में देखिए सामान्य मानव को जो है वो नायक का स्थान अब हिंदी कविता में मिलना आरंभ हो चुका था। इस युग में उसकी शुरुआत हुई और मानव मात्र के सुख दुख और परिस्थितियों का जो वर्णन है वो काव्य में बड़े ही सहज भाव से किया जाने लगा। दीनहीन किसान हो चाहे विधवा हो, उनके दुखों का बड़ा ही कारुणिक जो वर्णन है वो इस युग के कवियों ने अपनी रचनाओं में प्रस्तुत किया। जैसे कि अगर आप गुप्त जी की जो रचना है किसान, उसको अगर आप पढ़ेंगे, साथ ही अगर सियाराम शरण गुप्त जी की जो रचना है अनाथ, उसका जब हम अध्ययन करते हैं तो वो एक कृषक जीवन से जुड़ी हुई एक प्रभावी रचनाओं के रूप में हमारे सामने आती है। देखिए कवि हरिओद, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, उन्होंने देखिए उच्चतर जातियों द्वारा जो निम्न जातियों के प्रति अन्याय किया गया, जो दुर्व्यवहार जो किया गया, उसका उल्लेख करते हुए देखिए उन्होंने किस तरह से लिखा है कि आप आंखें खोल करके देखिए, आप आंखें खोल करके देखिए, आज जितनी जातियां हैं सिर धरी, पेट में उनके पड़ी दिखलाएंगी, जातियां कितनी सिसकतियां मरी। तो जनसाधारण को काव्य विषय के रूप में अपनाना इस समय के कवियों ने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य यह किया था। तो सामान्य मानवता जो है वो इस समय की हिंदी काव्य की एक प्रमुख प्रवृत्ति के रूप में हमारे सामने आती है।
बच्चों, इस युग के रचनाकारों ने नैतिक मूल्यों पर बहुत अधिक बल दिया और यही कारण है कि द्विवेदी युग का जो काव्य है वो आदर्शवाद से अनुप्राणित है और नैतिकता और आदर्शवाद इनके काव्य की प्रमुख विशेषताएं मानी जाती हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आप समझिए कि पंडित रामचरित उपाध्याय, देखिए उन्होंने कुसंगति के विषय में क्या लिखा है। कुसंगति यानी बुरी संगति में रहने पर किस तरह से हमारा जो है व्यक्तित्व का नाश होता है, किस तरह से वो हमारे लिए हानिकारक है, इसको समझाते हुए देखिए उन्होंने क्या पंक्तियाँ लिखी है कि अति खल की संगति करने से जग में मान नहीं रहता है। यानी दुष्ट लोगों का संग में रहने से हमारा जो मान है वो कम हो जाता है। अति खल की संगति करने से जग में मान नहीं रहता है, लोहे के संग में पड़ने से घन की मार अनल सहता है। सबसे नीति शास्त्र कहता है, दुष्ट संग दुख का दाता है। सबसे नीति शास्त्र कहता है, दुष्ट संग दुख का दाता है। जिस पय में पानी रहता है वही खूब ओटा जाता है। तो किस तरह से देखिए कुसंगति के विषय में वो हमें समझा रहे हैं। और इसके अलावा देखिए बच्चों, प्रिय प्रवास, साकेत, मिलन, ये रचनाएं जो हैं इनमें आपको प्रेम का एक आदर्श और उदात्त स्वरूप जो है वो देखा जा सकता है। तो नैतिकता और आदर्शवाद इस समय के काव्य की एक काव्य प्रवृत्ति के रूप में जो है उभर कर सामने आती है। हास्य व्यंग्य काव्य, इस समय के जो रचनाकार हुए उन्होंने देखिए राजनीतिक शोषण, सामाजिक कुरीतियाँ, धर्माडंबर और विदेशीयता का जो हम अंधानुकरण करते हैं, इन विषयों को आधार बनाकर हास्य व्यंग्य काव्य रचना की। बाल मुकुंद गुप्त इस युग के बड़े सशक्त व्यंग्यकार के रूप में हमारे सामने आते हैं। देखिए एक बार लॉर्ड कर्जन ने भारतवासियों को जो है झूठा कहा था और उसी को लक्ष्य करके गुप्त जी ने क्या तीखा प्रहार अपनी रचना में किया है। उनकी पंक्तियां मैं आपके सामने दोहरा रही हूँ कि हमसे सच की सुनो कहानी, जिससे मरे झूठ की नानी। लॉर्ड कर्जन पर प्रहार करते हुए कहते हैं कि हमसे सच की सुनो कहानी, जिससे मरे झूठ की नानी। सच है सभ्य देश की चीज, तुमको उसकी कहाँ तमीज। औरों को झूठा बतलाना, अपने सच की डींग उड़ाना। औरों को झूठा बतलाना, अपने सच की डींग उड़ाना, यही पक्का सच्चापन है। सच कहना तो कच्चापन है। तो देखिए इस तरह से देखिए उन्होंने अपनी संस्कृति, लॉर्ड कर्जन पर इन्होंने इस पंक्तियों में प्रहार किया। साथ ही देखिए उन्होंने अपनी संस्कृति और परंपरा को तिलांजलि देने वाले और जो पाश्चात्य सभ्यता के जो अनुरागी हो जाते हैं उनका परिहास और उन पर व्यंग्य जो है वो भी इस समय के रचनाकारों ने किया। तो हास्य और व्यंग्य ये इस समय के काव्य की एक प्रमुख प्रवृत्ति के रूप में हमारे सामने आते हैं। इस समय देखिए प्रकृति सौंदर्य से संबंधित कविताएं भी लिखी गई। श्रीधर पाठक, राम नरेश त्रिपाठी ऐसे कवि थे जिन्होंने प्रकृति के रूप का चित्रण जो है वो अपनी रचनाओं में किया था। मुख्य काव्य प्रवृत्ति यह है इस समय की कि काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग किया जाने लगा। ये इस समय की सबसे महत्वपूर्ण देन है। बच्चों, भारतेंदु युग में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अधिकतर जो काव्य रचा गया वो ब्रजभाषा में रचा गया। हालांकि खड़ी बोली में भी काव्य रचना करना शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन इस युग में खड़ी बोली का जो है वो ज़्यादा प्रयोग किया जाने लगा और खड़ी बोली को काव्य के लिए उपयुक्त ठहराया गया। हालांकि इस युग में अनेक ऐसे विद्वान थे जो खड़ी बोली को काव्य के लिए उपयुक्त मानने के विषय में संदेहशील थे, लेकिन उनका ये मानना था कि अगर इस बोली में जो है काव्य रचना की गई, अगर इस भाषा में जो है काव्य रचना की गई तो काव्य प्रसिद्धि नहीं होगी। लेकिन भारत भारती की लोकप्रियता ने जो है इस शंका को मिटा दिया और काव्य भाषा के रूप में है जो वो खड़ी बोली हमारे सामने इस समय आती है। छंदों का विविध प्रयोग भी इस समय जो है वो दिखाई देता है। दोहा, कवित्त, सवैया, इन छंदों में रोला, छप्पई, कुंडलिया, हरिगीतिका, इन सभी छंदों में देखिए वो रचनाओं में इनका प्रयोग होने लगा। और ये थी बच्चों इस समय से जुड़ी हुई प्रमुख काव्य प्रवृत्तियाँ। मैंने आपको प्रमुख कवियों का ही उल्लेख किया है और प्रमुख काव्य प्रवृत्तियों के बारे में ही आपको बताया है। जब आप किताब पढ़ेंगे बच्चों तो और भी महत्वपूर्ण रचनाकार आपके सामने आएंगे और भी जो है काव्य प्रवृत्तियाँ उसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त होगी। आज मैंने मोटे तौर पर जो है वो आपको द्विवेदी युगीन हिंदी कविता के बारे में जानकारी दी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझा पाने में मैं सफल रही होंगी। आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।